हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अभी तक हमने डिटर्मिनेंट को कैसे इवैल्यूएट करना है वो सीखा था। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछा जाता है, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे एनडीए हो या जेईई मेंस का एग्ज़ाम हो, उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले जानते हैं कि डिटर्मिनेंट का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं पहले। दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है? द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स कांस्टेंट। डिटर्मिनेंट का वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा इफ़ सारे रो एलिमेंट्स को अगर आप कॉलम एलिमेंट्स में चेंज करते हैं। सारे रो एलिमेंट्स को अगर हम लोग करस्पॉन्डिंग कॉलम एलिमेंट में चेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं करेगा। जैसे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइनली क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड बाय यूजिंग सम एग्जाम्पल। ओके, सपोज वी हैव डेल्टा इक्वल टू, एक डिटर्मिनेंट हम लोग लेते हैं A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ये डेल्टा है। इस डिटर्मिनेंट को हमने क्या बोल दिया? डेल्टा। ओके, नौ एक डिटर्मिनेंट हम लोग बनाते हैं, इसमें सारे रो एलिमेंट को चेंज करते हैं कॉलम में। जैसे A1 B1 C1 है, फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम में चेंज कीजिए, A1 B1 C1। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखते हैं, A2 B2 और C2। एंड थर्ड रो के एलिमेंट को थर्ड कॉलम में लिखेंगे, A3 B3 C3। तो ये अगर डेल्टा है तो इसको हम लोग डेल्टा डैश बोल देते हैं। ओके, तो बाय प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दोनों का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ पे बाय प्रॉपर्टी डेल्टा इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा डैश हो जाएगा। यानी इसका कुछ वैल्यू आएगा, इसको इवैल्यूएट करेंगे और इसको भी इवैल्यूएट करेंगे तो दोनों का वैल्यू क्या आएगा? सेम ही आएगा। तो बाय प्रॉपर्टी डेल्टा इक्वल टू डेल्टा डैश। ये तो हमने A1 B1 C1 A2 B2 C2 के टर्म्स में समझाया। यहाँ पे हम लोग एक पार्टिकुलर वैल्यू भी ले सकते हैं। तो पार्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे फॉर एग्जांपल डेल्टा इक्वल टू -1 0 1 0 1 2 1 3 1। सपोज वी टेक द एग्जाम्पल A1 B1 C1 के टर्म में नहीं, हम लोग इसके टर्म्स में लेते हैं, ठीक है। ये इसको इवैल्यूएट कीजिए। अगर हम लोग इसको इवैल्यूएट करें, इवैल्यूएट करना हम लोग बताए हैं आपको, अलोंग द फर्स्ट रो एक्सपेंड कर सकते हैं, प्लस माइनस प्लस। अलोंग द फर्स्ट रो अगर एक्सपेंड कीजिएगा, जनरली किस रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे? जिसमें नंबर ऑफ़ जीरो ज़्यादा हो। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो में एक जीरो है तो हम लोग अलोंग द फर्स्ट रो एक्सपेंड कर सकते हैं। ऐसे आप किसी भी रो के अलोंग कीजिएगा, डिटर्मिनेंट को किसी भी रो के अलोंग एक्सपेंड कीजिए या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कीजिए, डिटर्मिनेंट का वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगा? सेम ही आएगा। तो वी एक्सपेंड अलोंग द फर्स्ट रो, प्लस माइनस -1। देखिए -1 फर्स्ट रो में है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों बचेगा। 1 2 3 1 जीरो है तो -0 0 इंटू समथिंग क्या होगा? जीरो ही हो जाएगा। जीरो फर्स्ट रो में है, सेकेंड कॉलम में है, एलिमेंट्स क्या होगा? 0 1 2 1। लास्ट एलिमेंट +1 फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो 0 1 1 3
इस तरह से हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू कितना होगा 1 × 1, 1 माइनस 3 2 या 6, ये तो 0 हो गया, प्लस 0 माइनस 1, इट्स वैल्यू विल बी -1 माइनस 5, दिस इज 5 और ये हो गया -1, दैट इज 4। इस डिटर्मिनेंट को हमने इवैल्यूएट किया, इसका वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। ओके नाउ अगर हम लोग सारे एलिमेंट्स को, सारे रो एलिमेंट को चेंज कर दे कॉलम में, तो देखिए फर्स्ट रो का एलिमेंट क्या है -1 0 1, इसको हम लोग फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं -1 0 1। सेकेंड रो के एलिमेंट को सेकेंड कॉलम में लिखिए और थर्ड रो के एलिमेंट को थर्ड कॉलम में लिखिए। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वैल्यू तो सेम ही आएगा, लेकिन हम लोग एग्जाम्पल से भी क्लियर कर रहे हैं सॉल्व करके। अब ये डेल्टा डैश हो गया, तो डेल्टा डैश को इवैल्यूएट कीजिए, इसका भी वैल्यू 4 ही आना चाहिए। तो देखिए यहाँ भी हम लोग एक्सपेंड करेंगे अलोंग द फर्स्ट रो, या अलोंग द फर्स्ट कॉलम भी एक्सपेंड कर सकते हैं आप। तो प्लस माइनस प्लस एक्सपेंड करेंगे अगर, ये क्या हो जाएगा -1 फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों बचेगा। तो 1 2 3 1, फिर -0 है, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, प्लस 1, ये 1 फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है, तो ये और ये कैंसिल होगा, तो 0 1 1 2। नाउ फर्दर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 माइनस 6, ये 0 है, ये हो गया 0 माइनस 1, दिस इम्प्लाई ये हो गया आपका 5 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 4। तो बाय प्रॉपर्टी वी कैन से दैट डेल्टा इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा डैश हो गया। दिस इज बाय प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी ऑलवेज वेरीफाइड है, इसको वेरीफाई करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी हमने एक एग्जांपल लेके आपको दिखा दिया। ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर द प्रॉपर्टीज इम्पॉर्टेंट है, एंड हाउ टू अप्लाई द प्रॉपर्टी इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट सेकेंड प्रॉपर्टी। व्हाट द सेकेंड प्रॉपर्टी सेज, सेकेंड प्रॉपर्टी बोलता है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू ऑलवेज 0 होगा अगर किसी भी रो में सारे एलिमेंट्स 0 हो जाए, या किसी भी कॉलम में सारे एलिमेंट्स क्या हो जाए 0 हो जाए। देखिए प्रॉपर्टीज क्या है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0 इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम आर 0। किसी भी रो में सारे एलिमेंट्स या किसी भी कॉलम का सारे एलिमेंट्स अगर 0 है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड बाय टेकिंग वन एग्जांपल। सपोज डेल्टा इक्वल टू 1 2 3 0 0 0 -1 4 5। देखिए इसमें along the second row all the elements are 0। सेकेंड रो में this is the first row R1, this is R2, this is R3। ठीक है, तो in the second row all the elements are 0। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। अगर हम इवैल्यूएट करते हैं या एक्सपेंड करते हैं अलोंग द सेकेंड रो, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। तो यू बेटर नो हाउ टू एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट। तो आप डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं, इसका वैल्यू ऑलवेज क्या आएगा 0 आएगा। तो हमको इवैल्यूएट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू डायरेक्ट क्या लिख देना है 0 लिख देना है। तो इट्स वैल्यू विल बी
जीरो। डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन यहाँ पे आपको ब्रैकेट में लिखना है, ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा कि ऑल द एलिमेंट्स इन सेकेंड रो आर जीरो। ब्रैकेट में सिर्फ आपको इतना लिखना है कि ऑल द एलिमेंट्स इन द सेकेंड रो आर जीरो, दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज जीरो। दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। तो जब भी ये बहुत ही हेल्पफुल है, कहाँ पर हेल्पफुल है, जैसे मान लीजिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमको जीरो प्रूव करना है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा कि किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में क्या हम जीरो ला सकते हैं। अगर सारा एलिमेंट्स जीरो आ जाए किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, आई होप यू आर गेटिंग द प्रॉपर्टीज। नाउ कम टू थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, किसी भी कोई भी दो रो या दो कॉलम का सारे एलिमेंट्स अगर आइडेंटिकल है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। व्हाट आई सेड, किसी भी रो का, किसी भी दो रो का या दो कॉलम का सारे एलिमेंट्स अगर आइडेंटिकल है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो लाना है तो या तो किसी भी एक रो का सारे एलिमेंट्स को जीरो कर दो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होगा, जो जस्ट अभी हमने बताया है। या कोई भी दो रो या दो कॉलम को आइडेंटिकल कर दो। आइडेंटिकल या प्रोपोर्शनल, मतलब आइडेंटिकल का मतलब क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू उस केस में क्या होगा, जीरो होगा। वी टेक द एग्जांपल, सपोज डेल्टा इक्वल टू 4 5 6 -1 0 3 एंड 4 5 6। देखिए, दिस इज द फर्स्ट रो R1 R2 एंड R3। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन द फर्स्ट रो एलिमेंट्स क्या क्या है, 4 5 6। इन द थर्ड रो एलिमेंट्स क्या है, 4 5 6। तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ये दोनों क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट है, ये दोनों भी क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट है, और 6 और यहाँ भी 6 है, ये दोनों क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट है। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब होता है कि पोजीशन सेम होना चाहिए। मतलब फर्स्ट एलिमेंट यहाँ का ये फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, थर्ड रो का भी सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट और थर्ड रो का भी थर्ड एलिमेंट सेम होना चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स बोलते हैं। दिस इज द क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर सेम है तो इन दिस केस वी कैन से दैट R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। R1 और R3 क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। ओके, तो इस केस में डायरेक्ट डिटर्मिनेंट की वैल्यू को क्या लिख देना है, जीरो लिख देना है, विदाउट इवैल्यूएटिंग। इवैल्यूएट करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि प्रॉपर्टी ही बोल रहा है कि अगर दो रो आइडेंटिकल है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू डायरेक्ट क्या लिखना है, जीरो लिखना है। तो प्रॉपर्टी का यूज करने से हमारा टाइम सेविंग होगा, कैलकुलेशन से बचेंगे हम लोग। सिंपली यहाँ पे आपको ब्रैकेट में क्या लिखना है, सिंस R1 एंड R3, सिंस R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। R1 और R3 क्या है, आइडेंटिकल है, इसीलिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि दो रो ही आइडेंटिकल होगा, दो कॉलम भी आइडेंटिकल हो सकता है। दिस इज द एग्जांपल 1। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं डेल्टा इक्वल टू, मान लीजिए log A log B log C। एलिमेंट में log भी हो सकता है, 0 2 0 1। ओके, नाउ
log A, log B एंड log C। देखिए इस डिटर्मिनेंट में देखिए फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट और थर्ड कॉलम का एलिमेंट। फर्स्ट कॉलम में क्या है, log A, log B, log C। थर्ड कॉलम में भी क्या है, थर्ड कॉलम में भी log A, log B, log C है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, सेम है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। दिस इज़ C1, दिस इज़ C2, दिस इज़ C3। तो यहाँ पर C1 और C3 आर आइडेंटिकल, सो इट्स वैल्यू विल बी 0। यहाँ पे सिर्फ लिखना है सिंपली आपको सिंस C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। C1 और C3 आइडेंटिकल का मतलब क्या होगा, C1 और C3 आइडेंटिकल का मतलब C1 का एलिमेंट्स और C3 का एलिमेंट्स दोनों सेम होगा। इसीलिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 कब कब आ सकता है, या तो 2 रो आइडेंटिकल हो जाए या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, या नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो या ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी कॉलम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग आगे जस्ट करेंगे। वी आर जस्ट गोइंग टू सम क्वेश्चंस ऑन दैट प्रॉपर्टीज। ओके, पहले हम लोग प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। नाउ वी स्टडी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4। अभी तक हमने 3 प्रॉपर्टी को डिस्कस किया है। दिस इज़ द फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर, इफ़ इच एलिमेंट्स ऑफ ए रो, किसी भी रो का सारे एलिमेंट्स को या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स को अगर आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, कांस्टेंट क्या है, k है। मान लो आपने फर्स्ट रो में k से मल्टीप्लाई किया या फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट में आपने k से मल्टीप्लाई किया, तो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है एक न्यू डिटर्मिनेंट बनेगा मुझे। अगर आपने किसी भी रो में मल्टीप्लाई किया किसी भी कांस्टेंट k से, एक डिटर्मिनेंट न्यू बनेगा। तो न्यू डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगा, द वैल्यू ऑफ द न्यू डिटर्मिनेंट इज k टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट्स। इसको हम लोग एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं। सपोज वी हैव डेल्टा इक्वल टू A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। सपोज देखिए यहाँ पे R1 का एलिमेंट्स क्या है, A1 B1 C1, R2 का एलिमेंट्स A2 B2 C2, R3 का एलिमेंट्स A3 B3 C3। इफ़ वी मल्टीप्लाई, अगर हम लोग फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करते हैं किससे, k से, तो यहाँ पे देखिए लिखना कैसे है, R1 एरो k इंटू R1। ये नोटेशन हम लोग यूज करेंगे थ्रू आउट द डिटर्मिनेंट। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि आप चेंजिंग किस में करना चाहते हैं। मान लो हम R1 में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो R1 में मल्टीप्लाई कर दिए, किससे मल्टीप्लाई किए, k से, तो चेंजिंग किस में होगा, R1 में होगा। तो इसमें चेंज हो रहा है, R1 में चेंज होगा। और कैसे चेंज हो रहा है, R1 में k से मल्टीप्लाई करके। अगर आप चाहे तो R2 में भी k से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या R3 में भी k से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने R1 में मल्टीप्लाई किया, तो R1 में मल्टीप्लाई किए k से, तो चेंजिंग किस में होगा, R1 में होगा। तो चेंजिंग करने के बाद मान लीजिए एक नया डिटर्मिनेंट बन गया। मान लीजिए हम लोग k से मल्टीप्लाई किए, ये हो गया k A1 k A2 k A3, सॉरी A1, यहाँ पे क्या होगा, k इंटू B1 एंड k इंटू C1। ओके, फर्स्ट रो में हमने क्या किया, k से मल्टीप्लाई किया, तो k A1 k B1 k C1 हो जाएगा।
और सेकेंड और थर्ड में कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है। तो ये हो गया A2 B2 C2 A3 B3 C3। सिर्फ हमने किस में मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई किया K से। ओके, तो दिस इज द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट, दिस इज द न्यू डिटर्मिनेंट, ये न्यू डिटर्मिनेंट है। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि न्यू डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगा वो K टाइम्स होगा ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के वैल्यू का। इट मीन्स बाय प्रॉपर्टी डेल्टा डैश की जो वैल्यू होगा वो K टाइम्स होना चाहिए डेल्टा के। मतलब न्यू डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का कितना टाइम्स होना चाहिए, K टाइम्स होना चाहिए। ये रिलेशंस आपको याद रखना पड़ेगा जब भी आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो। लेकिन ये आया कैसे प्रॉपर्टी, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। देखिए मल्टीप्लाई किया हमने फर्स्ट रो में, यहाँ पर K और K दिस इज द कॉमन फैक्टर विच इज मल्टीप्लाइड विथ A1 B1 C1। K कॉमन फैक्टर है, K कॉमन फैक्टर है जो सारे एलिमेंट के साथ क्या है, मल्टीप्लाइड है। तो अगर कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड है उस कॉमन फैक्टर को हम लोग फर्स्ट रो से कॉमन भी ले सकते हैं, ये भी हम लोग हमारे पास चॉइस है। तो वी कैन, यहाँ पर वी कैन टेक K कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट रो से हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं। बिकॉज दिस इज द कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड विथ A1 B1 C1, इसलिए हम लोग उस कॉमन फैक्टर को फर्स्ट रो से कॉमन भी ले सकते हैं। अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो डेल्टा डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, K को कॉमन ले लीजिए तो K सिंपली डिटर्मिनेंट के बाहर आ जाएगा। तो बचेगा क्या, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो जब भी कॉमन फैक्टर को बाहर निकालेंगे तो वो कॉमन फैक्टर जस्ट डिटर्मिनेंट के बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाइड के फॉर्म में। दिस इज़ K और ये क्या है आपका ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है। दिस इज़ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट जिसका वैल्यू क्या है, डेल्टा है। इसके जगह हम क्या लिखेंगे, डेल्टा लिखेंगे। तो देखिए डेल्टा डैश इक्वल टू क्या हो गया, K इंटू डेल्टा। तो बाय प्रॉपर्टी से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका हम लोग थ्रू आउट द डिटर्मिनेंट यूज करेंगे। तो जब भी कोई भी कॉमन फैक्टर रहे, चाहे किसी भी रो में रहे या किसी भी कॉलम में रहे, तो उस कॉलम से भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो इच रो से हम लोग कॉमन फैक्टर को कॉमन ले सकते हैं और सारे कॉमन फैक्टर डिटर्मिनेंट के जस्ट बाहर ही लिखना है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। तो डेल्टा डैश इक्वल टू क्या होगा, K इंटू डेल्टा। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी और मिल गई आपको। अगर डेल्टा की वैल्यू लिखना होगा तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/K इंटू डेल्टा डैश। कहने का मतलब मान लो आप किसी भी रो में K से मल्टीप्लाई करना चाहते हो, एक न्यू डिटर्मिनेंट बनेगा। तो न्यू डिटर्मिनेंट को अगर आप ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के बराबर लिखना चाहते हैं, बराबर करना चाहते हैं, तो उस फैक्टर को न्यू डिटर्मिनेंट के में डिवाइड करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने R1 में मल्टीप्लाई किया, K से, तो दिस इज़ द न्यू डिटर्मिनेंट। अगर हमको इस डिटर्मिनेंट को डेल्टा डैश के बराबर लाना है, तो डेल्टा को अगर डेल्टा डैश के बराबर लाना है तो आपने फर्स्ट रो में K से मल्टीप्लाई किया, तो न्यू डिटर्मिनेंट में हमको उसी फैक्टर से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। तभी जाकर डेल्टा और डेल्टा डैश क्या होगा, इक्वल हो पाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितना बार आप मल्टीप्लाई कीजिएगा उतना बार आपको उसी फैक्टर से बाहर में डिवाइड भी करना पड़ेगा। किसके, न्यू डिटर्मिनेंट के बाहर में डिवाइड करना पड़ेगा।
तो इस प्रॉपर्टी को आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ओके, अभी तक हमने जितना प्रॉपर्टी सीखा है उसके बेसिस पे हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर पाते हैं कि नहीं। ओके, देखिए क्वेश्चंस क्या है। प्रूव दैट यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट दिस इक्वल टू 0। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को 0 लाना है यूजिंग द प्रॉपर्टीज, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो आपको यहाँ पे इवेल्युएट नहीं करना या एक्सपेंड नहीं करना है, सिंपली यू हैव टू अप्लाई द प्रॉपर्टी। अभी तक जो भी प्रॉपर्टी आपने सीखा है, तो हमने एक्सप्लेन किया था कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 लाना है तो 0 लाने के लिए या तो 2 रो को आइडेंटिकल कीजिए या 2 कॉलम को आइडेंटिकल कीजिए, या किसी भी रो में सारे एलिमेंट्स को 0 ले आओ। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं। अभी तक देखिए, पहले ये चेक करना पड़ेगा आपको कि किसी भी रो में या किसी भी कॉलम से कोई भी कॉमन फैक्टर कॉमन आ रहा है कि नहीं। तो अगर हम इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करें, जैसे -6 है तो -6 को क्या लिखेंगे 2 × -3, 4 को क्या लिखेंगे 2 × 2 और 8 को क्या लिखेंगे 2 × 4। 1 0 2 -3 2 एंड 4। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 2 और 2, तो 2 ऐसा एलिमेंट है जो फर्स्ट रो में सारे एलिमेंट के साथ क्या है मल्टीप्लाइड है, मतलब 2 क्या हो गया कॉमन फैक्टर हो गया। तो कॉमन फैक्टर जब है तो हमको कॉमन फैक्टर को हम बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप टेकिंग 2 कॉमन, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R1। R1 का मतलब फर्स्ट रो, तो टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R1 वी गेट, अगर 2 कॉमन आ गया तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 को सिंपली बाहर लिखना है, डिटर्मिनेंट के बाहर लिखेंगे तो क्या हो बचेगा -3, यहाँ 2 और यहाँ पे 4 बचेगा। ये 2 बाहर आ गया तो -3 2 4 बचेगा फर्स्ट रो में। सेकंड रो में क्या है 1 0 2 और थर्ड रो का एलिमेंट क्या है -3 2 4। यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो का एलिमेंट और थर्ड रो का एलिमेंट दोनों आइडेंटिकल है, -3 2 2 4 4। तो ये फर्स्ट रो, दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द सेकेंड रो और दिस इज द थर्ड रो। तो फर्स्ट रो और थर्ड रो दोनों क्या है आइडेंटिकल है, इसीलिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पे 2 × इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगा बाय प्रॉपर्टी 0, इट्स वैल्यू इज 0। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सिंपली ब्रैकेट में कि सिंस R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, सिंस R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, R1 और R3 क्या है आइडेंटिकल है, इसलिए इसका वैल्यू इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगा 0 हो गया। तो सिंपली हमने इसमें कितना प्रॉपर्टी हमने यूज किया 2 प्रॉपर्टी, एक तो हमने कॉमन लिया, तो कॉमन लेना भी एक प्रॉपर्टी है, और 2 रो क्या है आइडेंटिकल हो गया। तो 2 प्रॉपर्टी हमने यूज किया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इस टाइप का बहुत सारे हम लोग स्टैंडर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो आपको आगे एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। वी स्टडी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर देखिए ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है, ये इस प्रॉपर्टी में क्या है कि किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में अगर सम ऑफ 2 टर्म्स है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो में अगर सम ऑफ 2 टर्म्स है, सम ऑफ 2 टर्म्स है, तो उस डिटर्मिनेंट को हम लोग सम ऑफ 2 डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। प्रॉपर्टी यही बोल रहा है कि इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम इज द सम ऑफ 2 टर्म्स, सम ऑफ 2 टर्म्स,
किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में अगर सम ऑफ टू टर्म्स है तो उस डिटर्मिनेंट को, ओरिजिनल डिटर्मिनेंट को हम लोग दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देन डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। दो डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब उस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं। आई मीन टू से दैट, फॉर एग्जाम्पल से क्लियर होगा। जैसे देखिए a1 प्लस लैम्डा b1 प्लस ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 a1 b1 c1 प्लस लैम्डा 3। ठीक है, फर्स्ट रो में क्या है, a1 प्लस लैम्डा 1 b1 प्लस लैम्डा 2 c1 प्लस लैम्डा 3, a2 b2 c2 a3 b3 c3। ठीक है, ये है। यहाँ पे देख सकते हैं आप इन द फर्स्ट रो में सम ऑफ क्या है, टू टर्म्स है, सम ऑफ टू टर्म्स है। तो अगर सम ऑफ टू टर्म्स है तो यहीं पर डिटर्मिनेंट को हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। मतलब इस डिटर्मिनेंट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सपोज दिस इज डेल्टा, तो डेल्टा को हम लोग स्प्लिट करेंगे। कैसे, एक बार हम लोग क्या करेंगे, a1 b1 c1 ले लेंगे, a1 b1 c1। उसके बाद सेकेंड रो ऐसा ही रहेगा, a2 b2 c2 सेकेंड रो, और थर्ड रो विल रिमेन इंटैक्ट। थर्ड रो में भी कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट डिटर्मिनेंट। प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा। उसके बाद लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, फर्स्ट रो में लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, फिर a2 b2 c2, और थर्ड रो a3 b3 c3। ठीक है, तो दिस इज, इसको मान लेते हैं हम लोग डेल्टा 1 प्लस इसको मान लेते हैं डेल्टा 2, दिस इज इक्वल टू डेल्टा। तो एक सिंगल डिटर्मिनेंट है, सिंगल डिटर्मिनेंट को हमने जस्ट क्या किया, स्प्लिट कर दिया, और स्प्लिट करके दो अलग अलग डिटर्मिनेंट हमने बना लिया। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, और ये प्रॉपर्टी भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है स्प्लिट करने के बाद फर्स्ट डिटर्मिनेंट में दो रो क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए। अगर दो रो आइडेंटिकल होगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह से इसमें भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो सकता है, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर जब भी किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में सम ऑफ टू टर्म्स दिखे तो वी हैव टू अप्लाई दिस प्रॉपर्टी। तो सारे प्रॉपर्टीज़ को माइंड में रखना ज़रूरी है। यू हैव टू कीप ऑल द प्रॉपर्टी इन योर माइंड, एंड फिर हम लोग वन बाय वन प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे इस प्रॉपर्टी को यूज करके। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वी एक्सप्लेन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, किसी भी डिटर्मिनेंट में हम लोग दो रो के एलिमेंट्स को, दो रो के रो एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं या दो कॉलम को ऐड कर सकते हैं। कोई भी दो रो हो, चाहे R1 हो या R2 हो, R1 को R2 में या R2 को R1 में हम लोग ऐड कर सकते हैं, और या तो कॉलम एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे, लेकिन डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू रहेगा वो ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं करेगा। वी टेक द एग्जांपल, सपोज डेल्टा इक्वल टू, मान लीजिए हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। अगर आप चाहते हैं कि दिस इज़ द R1 R2 R3, अगर आप चाहते हैं कि R1 में R2 को ऐड करें तो R1 का क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट A1, R2 का क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट A2,
तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो हम लोग जब ऐड करना है तो इस टाइप का नोटेशन देंगे, R1 एरो R1 प्लस R2। ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए एरो के पहले क्या है, R1 है, तो एरो के पहले R1 का मतलब है R1 में चेंजिंग करना है मुझे। R1 का मतलब फर्स्ट रो में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, R1 में R2 को ऐड करके। तो R1 का एलिमेंट ये है, तो R2 के एलिमेंट को क्या करना है, ऐड करना है किस में, R1 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड करना है। तो जब भी ऐड करना होगा तो हम लोग इस टाइप का नोटेशन देंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो ऑपरेशन। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, रो ऑपरेशन। किस पर ऑपरेट हो रहा है, रो पे ऑपरेट हो रहा है, इसको बोलेंगे रो ऑपरेशन। तो देखिए ऐड आप कर सकते हैं, R1 में A1 में ऐड कीजिए A2 को, B1 में ऐड कीजिए B2 को, B1 प्लस B2 और C1 प्लस C2। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या किया हमने, ऐड कर दिया। लेकिन चेंजिंग सिर्फ R1 में हो रहा है। तो R1 में देखिए ओरिजिनल डिटर्मिनेंट हमारा ये है। तो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो का एलिमेंट क्या है, A1 B1 C1। लेकिन दिस इज़ द न्यू डिटर्मिनेंट। न्यू डिटर्मिनेंट में अब R1 क्या हो गया, चेंज हो गया। लेकिन R2 और R3 में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो R2 का एलिमेंट यही रहेगा, A2 B2 C2 A3 B3 और C3। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बाय प्रॉपर्टी, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू और न्यू डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स कांस्टेंट। तो फर्स्ट रो में हमने सेकेंड रो को क्या किया, ऐड कर दिया। तो ऐड करने पे दिस इज़ द न्यू डिटर्मिनेंट, ये न्यू डिटर्मिनेंट बन गया। लेकिन न्यू डिटर्मिनेंट की वैल्यू और ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की वैल्यू दोनों क्या रहेगा, सेम ही रहेगा बाय प्रॉपर्टी। जब एक्सप्लेन कीजिएगा, एक्सपेंड कीजिएगा, इवैल्यूएट कीजिएगा तो उसका वैल्यू क्या रहेगा, सेम ही आएगा। तो ये प्रॉपर्टी भी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग किसी भी रो को किसी भी रो में ऐड कर सकते हैं या किसी भी कॉलम एलिमेंट को दूसरे कॉलम एलिमेंट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है। तो इस तरह से हमने आज सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया। इस पर हम लोग एक एग्जांपल भी लेके दिखा सकते हैं आपको। इस तरह से हमने 5-6 प्रॉपर्टीज़, लगभग 6 प्रॉपर्टी हमने स्टडी किया। तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस प्रॉपर्टीज़ को आपको माइंड में रखना है। जस्ट हमने एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, उसके बाद ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इन द कमिंग वीडियो। ठीक है, जैसे वी डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चन, क्या बोल रहा है इसमें, विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना एक्सपेंड किए प्रूफ करना है कि इसका वैल्यू क्या है, 0 है। तो एक्सपेंड नहीं करना है, मतलब प्रॉपर्टी को यूज करना है। अभी तक हमने जितने भी प्रॉपर्टीज आपको बताया है उसी प्रॉपर्टी का यूज करना है। अब कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चंस। तो आपको देखना है कि कैसे हम 0 ला सकते हैं। तो 0 लाने के लिए हमारे पास क्या तरीके हैं, या तो 2 रो को आइडेंटिकल कर दीजिए। आइडेंटिकल कैसे होगा, देखिए यहाँ पर फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में क्या है, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स है। तो अगर हम लोग R1 में, R1 का मतलब R1 में ऐड कर देते हैं R2 को, 2 रो को ऐड कर सकते हैं, अभी जस्ट हमने एक्सप्लेन किया है। तो दिस इज डेल्टा। तो 2 रो को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट x प्लस वाई में हमने z को ऐड कर दिया, इसको इसमें ऐड किया, इसको इसमें ऐड करेंगे y प्लस जेड प्लस एक्स, और ये क्या हो जाएगा, z प्लस एक्स प्लस वाई। तो फर्स्ट रो में हमने सेकेंड रो को क्या किया,
ऐड कर दिया। सेकेंड रो में कोई चेंजिंग नहीं होगा, चेंजिंग किस में हो रहा है, फर्स्ट रो में हो रहा है, और थर्ड रो में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ये डेल्टा है तो ये भी क्या होगा, डेल्टा ही होगा ऐड करने के बाद भी। ठीक है, लेकिन न्यू डिटर्मिनेंट का एलिमेंट अब चेंज हो गया। अब देखिए ऐड करने से फ़ायदा क्या हुआ कि फर्स्ट रो में x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी है x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड। तो वी कैन टेक कॉमन, टेकिंग x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन। कहाँ से कॉमन लेंगे, फ्रॉम R1 का मतलब फर्स्ट रो से कॉमन ले लेंगे। अब फर्स्ट रो से जब कॉमन लीजिएगा तो ये कॉमन फैक्टर बाहर आ जाएगा। सिंपली क्या बचेगा, 1 1 1 जेड एक्स वाई 1 1 1। ठीक है, ये भी डेल्टा ही हो जाएगा। तो कॉमन फैक्टर को हमने R1 से क्या किया, बाहर ले लिया। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो और थर्ड रो क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया 1 1। तो फर्स्ट और थर्ड रो आइडेंटिकल हो गया। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0। तो हमने दो प्रॉपर्टी यूज किया, एक तो हमने ऐड कर दिया एक रो में दूसरे रो को, फिर हमने कॉमन भी ले लिया और आइडेंटिकल भी कर दिया। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 प्रॉपर्टी का यूज किया है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग आगे करेंगे इन द कमिंग वीडियोज। यहाँ पे आपको सिंपली लिख देना है कि सिंस R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल टू गेट द फुल मार्क्स इन द एग्ज़ाम। ओके, तो इस तरह से हमने प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट को डिस्कस किया। इन द कमिंग वीडियोज वी विल सॉल्व a lot of questions using the property of determinant. Okay, have a nice day. Thanks for watching the videos.